एक महिला गायब हो जाती है। पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं और महिला के पति से पूछताछ की जाती है। पुलिस महिला के पति के घर पहुंचती है, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो महिला का पति पहले तो पुलिस और महिला के माँ बाप को बाथरूम की तरफ ले जाता है और उसके बाद किचन की तरफ ले जाता है और किचन में एक बड़ा सा कुकर होता है, वो दिखाता है। ना पुलिस कुछ समझ पा रही थी, ना उसके माँ बाप कुछ समझ पा रहे थे। फिर वो उस महिला के पति से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ है, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में घर में आती हुई तो दिखती है पर घर से बाहर जाती हुई नहीं दिखती है। महिला का पति कहता है कि साहब वो बाहर से घर में तो आई थी, पहले बाथरूम में गई, बाथरूम के बाद किचन में गई और किचन के बाद इस कुकर में गई और फिर यहाँ से बाहर चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। पुलिस सोचती है कि इसकी पत्नी गुमशुदा है, शायद ये उस अवसाद में है, शायद परेशानी में है, इसलिए ऐसा जवाब दे रहा है कि पत्नी बाथरूम में गई, बाथरूम से किचन में गई, किचन से कुकर में और यहाँ से बाहर निकल गई। पुलिस इस कहानी को समझ नहीं पा रही थी, पर वो व्यक्ति से जब बार बार पूछताछ की जाती है तो वो यही जवाब देता है। दरअसल पत्नी को गायब हुए 6 दिन हो चुके थे और पुलिस को लगा कि शायद ये परेशान है, हैरान है, इसलिए ऐसा जवाब दे रहा है। फिर वो बोला कि साहब मैंने उसको इस कुकर में 72 घंटे तक उबाला है, लगभग 3 दिन तक उबाला है और उसकी हड्डियों का मिक्सी में चूरा बना दिया है और उसे घर से बाहर निकाल दिया है। जब पुलिस इस कहानी को सुनती है और पुलिस के सामने सच्चाई आती है तो पुलिस, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये खबर फैलती है तो जिसने भी सुना वो दंग रह गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसी कहानियाँ पहुँचती रहें और मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ मीरगेट थाना लगता है। यहाँ की एक महिला होती है पी माधवी, जिसकी उम्र लगभग होगी 35 साल। पी माधवी की माँ पी माधवी से रोज सुबह बात किया करती थी, हाल चाल पूछा करती थी। एक दिन जब उसने पी माधवी को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन नहीं लगता है, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। माँ ने सोचा कि बेटी कोई काम कर रही होगी, कहीं पर बिजी होगी, इसलिए बात नहीं हो पा रही। माँ 2-3 घंटे बाद दोपहर में फिर से उसे फ़ोन लगाती है पर फ़ोन फिर स्विच ऑफ जाता है। माँ को टेंशन होती है, नकारात्मक दिमाग विचार में आते हैं। तो पी माधवी की माँ अपने पति से कहती है कि हमारी बेटी से बात नहीं हो पा रही है, हमें घर चलकर देखना चाहिए कि आखिर क्या माजरा है। पति कहता है कि बेटी हमारी बड़ी है, उम्र 35 साल है, 2 बच्चे हैं, उसकी शादी 2012 में हुई थी, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, शाम तक बात कर लेगी। ऐसे करते पूरा दिन निकल जाता है। ये जो बात होती है ये 16 जनवरी की होती है। 16 जनवरी के बाद 17 जनवरी आ गया। कई बार फ़ोन लगाए पर फ़ोन नहीं लगता है। अब पिता कहता है कि दामाद को फ़ोन लगाकर पूछ लो। जाहिर सी बात है, जब हमारी भी बेटी होगी, जब हमारी उससे बात नहीं हो पाएगी तो हम अपने दामाद को फ़ोन लगाकर हाल चाल पूछेंगे या घर में किसी मेंबर को फ़ोन लगाएंगे। दामाद को फ़ोन लगाया जाता है। दामाद से पूछा कि बेटी कहाँ है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है। तो वो कहता है कि वो गुस्सा हो गई है और कहीं चली गई है। जैसे ही माँ बाप ये बात सुनते हैं वो तुरंत बेटी के घर पहुँचते हैं। 16 जनवरी को उनकी बात नहीं हुई थी। 17 जनवरी को उन्होंने दामाद को फ़ोन लगाया शाम के टाइम और 18 जनवरी को वो घर पहुँच गए। अब जब वो घर पहुँचते हैं, दामाद के जिसका नाम होता है गुरुमूर्ति, तो उससे पूछते हैं कि भाई हमारी बेटी कहाँ है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है और बच्चे कहाँ हैं। तो गुरुमूर्ति जो कहानी बताता है, उस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। गुरुमूर्ति ने कहा कि दोनों बच्चे जो हैं वो मेरी बहन के यहाँ गए हुए हैं, यानी बच्चों की बुआ के यहाँ। जब मैं उनको उनकी बुआ के यहाँ भेज रहा था तो मेरी पत्नी, जिसका नाम पी माधवी होता है, वो नाराज़ थी, खफा थी। वो ये बोल रही थी कि मैं भी बच्चों के साथ दीदी के घर जाऊंगी, अपने बच्चों की बुआ के घर जाऊंगी। पर गुरुमूर्ति उससे मना करता है और बोलता है कि बच्चे भी वहाँ चले जाएंगे, तुम भी वहाँ चली जाओगी तो घर अकेला सूना हो जाएगा, इसलिए तुम मत जाओ। मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, घर में कौन रहेगा। और इससे पहले भी 2012 से जब इनकी शादी हुई और आज दिनांक तक बीच बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे,
पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होना सामान्य सी बात है, चलता है, जीवन के उतार चढ़ाव हैं। तो पी माधवी ने इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं किया। बच्चों को उसने बुआ के घर भेज दिया। उसके बाद मैंने माधवी को जाने के लिए मना किया तो वो बुरा मान गई। कहाँ चली गई पता नहीं। अब माँ बाप सोचने पर मजबूर थे कि आखिर बेटी गई तो गई कहाँ। वो गुरुमूर्ति को साथ में लेते हैं और मीरगंज थाने में जाकर अपनी बेटी पी माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस शुरू में इस मामले को पति पत्नी की लड़ाई और पत्नी के गुस्से से जोड़कर देख रही थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जैसा कि शुरू में गुम इंसान में पुलिस करती है। मामले को लाइटली लिया जाता है, गंभीरता से नहीं लिया जाता। अब वो पति से पूछते हैं कि भाई कहाँ गई है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कहाँ गई है। अब इस कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले गुरुमूर्ति का बैकग्राउंड जान लीजिए। गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद से 2020 में रिटायरमेंट होते हैं और रिटायरमेंट के बाद आर्मी वालों की कहीं बैंक में कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी लगती है। उनका अलग से कोटा होता है, तो इनकी नौकरी DRDO में लग जाती है। अब रिटायर फौजी था, दूसरा DRDO में काम करता था। DRDO एक बहुत बड़ी संस्था है जो मिसाइल वगैरह बनाती है, भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो पुलिस ज़्यादा सख्ती से पूछताछ भी नहीं करती है। उसके दो कारण थे। पहला, आर्मी से रिटायर्ड पुलिस, हम आप सभी आर्मी का सम्मान करते हैं। दूसरा, DRDO के एक बड़ी प्रतिष्ठित भारतीय उपक्रम में वो काम करता था, तो पुलिस सख्ती से ज़्यादा पेश नहीं आती है। इस मामले को गुमशुदगी से ही जोड़कर देख रही थी। अब 18 जनवरी का समय आ गया। 16 जनवरी को वो गायब होती है, फ़ोन स्विच ऑफ होता है। 17 जनवरी तक माँ बाप फिक्र करते हैं। 18 जनवरी को लड़के के घर पहुंचते हैं गुरुमूर्ति अपने दामाद के, और उसी दिन थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं कि गुमशुदा हो गई है। 18 तारीख से सिलसिला बढ़ता है। 19 तारीख आती है, 20 तारीख आती है, 21 और फिर 22 तारीख आती है। और गुरुमूर्ति के पुलिस जब घर पहुंचती है, जब उसको थाने में बुलाकर बयान लिए थे तब उसके बयान अलग थे, जब उसके घर जाकर उसके बयान लिए तब बयान अलग थे। 3-4 बार उसके बयान पुलिस ने लिए, चारों बार बयान में कंट्राडिक्शन था, विरोधाभास था, अलग अलग बयान उसने दिए। अब पुलिस करे तो करे क्या। पुलिस दो पहलुओं से देखकर उसको नाजुकता से ले रही थी। पहला आर्मी रिटायर्ड, दूसरा DRDO। जब पुलिस से रहा नहीं गया तो पुलिस ने उच्च अधिकारियों को इसकी खबर दी, बताया कि साहब एक महिला 16 तारीख से गायब है और आज 22 तारीख का दिन हो गया है। पति से जब पूछताछ करते हैं तो अलग अलग बयान दे रहा है। अधिकारी कहते हैं कि सख्ती से पूछताछ कीजिए और इस मामले का खुलासा कीजिए, कहीं ऐसा ना हो गंभीर अपराध हो गया हो। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और सख्ती से पेश आती है। तब वो कहता है, एक कहानी सुनाता है जिस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बताता है कि दिन था 16 जनवरी का। बच्चे अपने बुआ के यहाँ मायके चले गए और गुरुमूर्ति भी जाने की, पी माधवी भी जाने की गुरुमूर्ति से जिद कर रही थी। गुरुमूर्ति ने मना किया। दोनों की झूमा झटकी होती है और झूमा झटकी के दौरान पी माधवी का सर दीवार से टकरा जाता है। वो बेहोश हो गई, सर पकड़कर बैठ गई। मुझे लगा हल्की सी चोट लगी होगी या नाटक कर रही है, क्योंकि अक्सर पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। तो वो घर से बाहर चला जाता है। बाकायदा गुरुमूर्ति घर से बाहर जाना और CCTV फुटेज में कैद होता है। जाते हुए देखा, आते हुए देखा, पर माधवी सिर्फ उसके घर में शुरू में 16 जनवरी को जाती हुई दिखी थी, बाहर आती हुई नहीं दिखी थी। वो घर से बाहर चला गया, 2-1 घंटे बाद वापस आता है, तब भी वो ऐसी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। वो अपने कमरे में गुस्से में जाकर लेट गया। उसे लगा कि अपने आप उठ जाएगी। फिर जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि माधवी तो उठी ही नहीं, ज़मीन में ही लेटी हुई है। वो माधवी के पास गया। आर्मी में रिटायर्ड था, फौजी था, सब जानता था। नब्ज टटोली तो देखा माधवी मर चुकी है। माधवी के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। अब वो टेंशन में हो जाता है, सोचता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। अगर बॉडी को बाहर ले जाऊंगा तो सब लोग देख लेंगे, और यदि पुलिस को बुलाऊंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। आखिर करूं तो करूं क्या। यहीं से एक खौफनाक साजिश उसके दिमाग में, जहन में उत्पन्न होती है और इस घटना को ऐसे अंजाम देता है कि आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। वो बॉडी को बाथरूम में ले गया, धारदार वस्तु से छोटे छोटे उसके पीसेस किए
और ढेरों पीसेस किए और घर के बड़े बड़े बर्तनों में उन पीसेस को भर लिया। उसके बाद उन पीसेस को किचन में ले जाकर उसने रख दिया और लगभग 72 घंटे 3 दिन तक एक बड़े से कुकर में उन छोटे छोटे पीसेस को उबालता रहा। बची हुई हड्डियों को उसने मूसल और मिक्सी के माध्यम से पीस कर चूरा कर लिया। अब आप सोचिए, सुनने में कितना भयानक ही दृश्य लग रहा है। जिसने दृश्य को अंजाम दिया होगा वो दृश्य कितना भयानक होगा। और 3 घंटे तक ये प्रक्रिया, 72 घंटे लगभग 3 दिन तक वो ये प्रक्रिया करता रहा। वो डर गया था कि अगर बॉडी को घर से बाहर ले जाऊंगा तो सीसीटीवी फुटेज में देख लेंगे, घर में रखूंगा तो बच्चे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, या बदबू फैलेगी तो आसपास के पड़ोसी को शक हो जाएगा, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तो उसने इस घटना को दूसरा रूप दिया और 3 दिन लगभग 72 घंटे तक उन पीसेस को उबालता रहा और मिक्सी और मूसल की मदद से हड्डियों को पीस कर चूरा कर लिया। अब पास में एक झील थी उसके घर के पास, और झील बहुत बड़ी थी, बहुत आकार में भी बड़ी थी। वो जाता है, नाव में बैठता है और झील की गहराइयों में जाता है और जाकर उन उबले हुए पीसेस को, हड्डी के चूरे को बीच तालाब में, झील में डाल देता है। झील में मछलियाँ भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, बड़े बड़े जानवर भी हैं, क्योंकि झील बहुत बड़ी है। तो झील में जो मछलियाँ थीं उन्होंने उस पीसेस को, उन हड्डियों को खा लिया था। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस को यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। पुलिस जब उसके बयान लेती है तो अपने बयान में यही कहता है, 16 जनवरी को ये वारदात की शुरुआत हुई, फ़ोन बंद हुआ। 17 जनवरी को उसके माँ बाप ने फ़ोन लगाया। 18 जनवरी को वो गुरुमूर्ति के घर पहुँचते और पीर महाविधि की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। 19 जनवरी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और 24 जनवरी का जब दिन आता है तो इस वारदात का खुलासा होता है। वो पुलिस को बताता है कि जो मैंने बयान आपको दिए हैं, जो आपको घटना बताई है, यही सच है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। अब पुलिस घर जाती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पहला वो आर्मी रिटायर्ड था और दूसरा उसने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए थे कि जुर्म कैसे किया जाए, जुर्म को कैसे ख़त्म किया जाए, घर से फिंगरप्रिंट्स कैसे मिटाए जाएं। तो इस प्रक्रिया का यूज़ कर वो पूरे घर को साफ कर देता है। पुलिस के हाथ खाली थे, ना तो पुलिस के पास डेड बॉडी थी, ना डेड बॉडी से जुड़ा हुआ, हत्या से जुड़ा हुआ, अपराध से जुड़ा हुआ कोई सामान, कोई क्लू पुलिस के पास था, ना पूरे घर में फिंगरप्रिंट्स थे। अब पुलिस इसको कस्टडी में तो ले लिया, पर पुलिस के पास कोई ठोस सबूत ऐसा नहीं है जिससे कि उसे आरोपी बनाया जा सके। अगर पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा और पुलिस चार्जशीट पेश करती भी है तो सबूतों के अभाव में गुरुमूर्ति पुलिस की गिरफ्त, कानून की गिरफ्त से बाहर निकल सकता है। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। पुलिस अभी उससे पूछताछ और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, पर सबूत जुटाने में पुलिस कितनी सफल होती है, गुरुमूर्ति पर क्या आरोप बनता है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, अभी देखना बाकी है। जैसे ही इसके अगली स्टोरी का सेकंड पार्ट में बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल बताऊंगा कि गुरुमूर्ति पकड़ा गया, सबूत मिले कि नहीं मिले। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस वाक्य को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको एक सच्ची घटना, एक रियल वाक्य से रूबरू कराना था। लोगों की मानसिकता कहाँ तक जा सकती है, गुस्से में व्यक्ति किस प्रकार का कदम उठा सकता है और उस कदम को किस अंजाम तक पहुंचा सकता है। पर कातिल और अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। वही गुरुमूर्ति के साथ हुआ। अब अगले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा जब इसकी खबर मिलेगी कि गुरुमूर्ति के साथ क्या हुआ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदीप स्टोरी अगली कहानी, अगला वाक्य फिर आपके सामने लेकर हाजिर होगा। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।